हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भौतिकी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। और पाठ का नाम क्या है? तो 5 पाठ है ये, और पाठ का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी जो पढ़ाया जा रहा है, और ये इसमें 20 क्वेश्चन कराया जाएगा आज। उसके बाद कल भी 20 क्वेश्चन कराया जाएगा। 40 क्वेश्चन से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आज पहला पार्ट है 4 पाठ का, सॉरी 4 पाठ नहीं 5 पाठ है। 5 पाठ का ये पहला पाठ है। ये पार्ट 2 और भी आएगा। जैसे कि पहला पाठ का मतलब कि पहला पाठ में वन पार्ट है, ये 1 में रहेगा 20 क्वेश्चन, फिर एक और आएगा 2, तो 2 में रहेगा 20 क्वेश्चन। इस तरह से 40 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पश्चिम की ओर, सॉरी थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो यही बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है दक्षिण की ओर, दूसरा ऑप्शन है पूर्व की ओर, तीसरा ऑप्शन है अधोमुखी की ओर, चौथा ऑप्शन है ऊपरी मुखी की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऊपरी मुखी की ओर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन मतलब हम लोग जैसे अपने भाषा में बोलते हैं अर्थिंग के लिए, तो अर्थिंग के लिए तार का रंग कैसा होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है हरा, हरा को ग्रीन बोलते हैं, लाल को रेड बोलते हैं इंग्लिश में, और काला को ब्लैक बोलते हैं, और पीला को येलो बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो काला हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? द्विक परिवर्तन मतलब कि जिसमें 2 फेज हो और उससे करंट निकले, तो उसे क्या कहते हैं? तो यही बताना है। तो इससे कहते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है विद्युत जनित्र, दूसरा दिया गया है विद्युत मोटर, तीसरा दिया गया है गैल्वेनोमीटर, चौथा दिया गया है वोल्ट मीटर। तो ये तो 2 होगा ही नहीं, क्योंकि इससे तो ये मापा जाता है, मापने वाला है। उसके बाद विद्युत मोटर तो ये भी हो सकता है, लेकिन विद्युत मोटर चलेगा कैसे? पूरा सेट रहेगा ना उसका, तो पूरा सेट विद्युत जनित्र बोलेंगे हम लोग। तो विद्युत जनित्र में मोटर भी आ जाएगा, पूरा इंजन भी आ जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? पहला ऑप्शन है सभी बिंदुओं पर समान होता है, दूसरा है शून्य होता है, तीसरा है परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, चौथा है परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? इसका पहला ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तन नहीं होता है। तो नहीं हो पाएगा, किसी तरह नहीं होगा, ये बहुत कम हो जाता है। बहुत कम होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा ही नहीं, अगर बहुत अधिक बढ़ जाएगा ना तभी शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 6 नंबर क्वेश्चन पूरा एक स्लाइड में नहीं आ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसको याद कर लीजिएगा, 2 बार परिभ्रमण के बाद परिवर्तन हो जाता है। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? इसका पहला ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, तीसरा ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा ये वाला। 8 नंबर क्वेश्चन है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका पहला ऑप्शन है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तीसरा ऑप्शन है प्रेरित चुंबकत्व पर, चौथा ऑप्शन है प्रेरित विद्युत पर। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, यही बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है फैराडे ने, दूसरा दिया गया है मैक्सवेल ने, तीसरा दिया गया है एम्पियर ने, चौथा ऑप्शन दिया गया है फ्लेमिंग ने। तो जल्दी अपने मन में सोचिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? यह की थी फैराडे ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से मतलब कि एसी प्राप्त होता है कि डीसी प्राप्त होता है। तो बैटरी से एसी प्राप्त होता है जिसको डिस्ट करंट बोलते हैं, डिस्ट धारा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनरेटर से पूछता था तो जनरेटर से पूछता तो प्रत्यावर्ती इसका सही उत्तर हो जाता है। जनरेटर को हिंदी में जनित्र बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इस डायनेमो दो तरह का होता है, जैसे कि जनरेटर में एक डायनेमो लगता है, तो जनरेटर में डायनेमो लगता है उससे एसी प्राप्त होता है, और एक और डायनेमो लगता है जैसे साइकिल में लगता है और उससे एक बल्ब जलता था पहले, बहुत समय पहले की बात है। या सीडी का मोटर निकाल करके उसको सीडी में जो मोटर होता है उसको निकाल करके उसको नचाइएगा ना तो उसमें से भी करंट निकलता है। जैसे उसको इसमें एक बल्ब जोड़ करके नचाइएगा तो वो भी जलेगा, तो उसमें से कौन से निकलेगी। तो साइकिल वाले से या सीडी वाले से जो मोटर होता है उससे निकलता है डीसी। तो यह क्या हो जाएगा, तो डीसी और एसी दोनों निकल रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों धाराएं निकलता है। 12 नंबर क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि R बराबर V बटा आई, या सबसे पहले इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि V बराबर आई आर। तो इसी का ये तोड़ा गया रूप है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला तो यहाँ पर प्रतिरोध इधर है, देखिए कहाँ है प्रतिरोध, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर प्रतिरोध है तो इसको इधर करना पड़ेगा ना, तो इसको इसीलिए यहाँ पर किए है तो ये V बटा आई हो जाएगा। तो V बटा आई कहाँ दिया गया है, तो R बराबर V बटा आई ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जैसे प्रतिरोध का मतलब होता क्या है ये जानना जरूरी है। जैसे कि लोग 12th भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसको पता नहीं होता है कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानिए प्रतिरोध का मतलब होता है, जैसे कि ये तार हो गया, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। मान लिया कि ये तार हो गया, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब इसमें से धारा जाएगा तो जैसे कि इसमें कहीं भी कुछ रुकावट नहीं हो रहा है, ये इधर से धारा डायरेक्ट इधर जा रहा है। और उसके बाद अगर से बीच में कहीं भी धारा मतलब कि बीच में अगर तार मोटा होगा तो क्या होगा, बीच में धारा कम होगा ना। तो जो बीच में धारा रुकाव होगा तो रुकाव को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब कि धारा का रुकाव। और जब प्रतिरोध होगा तो ये तार गर्म होगा ना, तो गर्म होगा, जितना गर्म होगा उतना अधिक प्रतिरोध होगा। तो इसी तरह समझिए कि प्रतिरोध का मतलब होता है कि करंट का कम प्रवाहित होना या रुकाव। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिन्हें क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है लॉरेंज बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स, चौथा ऑप्शन है विद्युत जनित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉरेंज बल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा पद नहीं करता है शक्ति को निरूपित। तो शक्ति का जितना भी फॉर्मूला है ना सभी को लिख लेंगे पहले। तो शक्ति का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला पढ़ते हैं तो P बराबर VIP वाला, तो यहाँ पर P बराबर VI लिख देंगे। VI यहाँ पर पहला फॉर्मूला हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटा R, तो यहाँ पर दूसरा लिख दिए, हम याद किए, आप याद कर लेना। P बराबर V स्क्वायर बटा R, P बराबर एक और होता है I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R, तीन को फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। अब इसको मिलाएंगे तो I स्क्वायर R पहला मिल गया, V स्क्वायर बटा R, तो यहाँ पर V स्क्वायर बटा R दिया गया, हाँ ऑप्शन डी में दिया गया है तो ये भी मिल गया। VI ऑप्शन सी में दिया गया, ये भी मिल गया। तो ये बोला है कि मतलब शक्ति का फॉर्मूला कौन सा नहीं है, तो IR स्क्वायर, इसमें IR स्क्वायर कहीं है तो नहीं है, तीसरी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी का मतलब कि बी मतलब जो है ना IR स्क्वायर, ये शक्ति का फॉर्मूला नहीं होता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है जनित्र, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है एमीटर, चौथा है मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है ऊष्मीय, दूसरा है चुंबकीय, तीसरा है रासायनिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो है ना ऊष्मीय पर कार्य करता है। जैसे ऊष्मीय का मतलब हो गया कि गर्म होना, जैसे कि बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने के बाद ये अपने आप कट जाता है, इसीलिए विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव को कार्य करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, ये वाला ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो नरम लोहा।
और दोस्तों इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है, हम ट्रिक से याद किए हैं, आप भी याद कर लेंगे। अभी याद करने वाले हैं, इस तरह से याद करने वाले हैं ना कि जैसे कभी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा, अस्थायी लिख दिए हैं, यहाँ पर चुंबक लिख दिया। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टील का। तो स्टील का लिख दिया, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का। और विद्युत चुंबक बनाने के लिए तो यहाँ पर विद्युत लिख दिए, विद्युत, और उसके बाद चुंबक। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का। तो नरम लोहा। देखिए, इस तरह का 2 ही क्वेश्चन आता है, इंटर में पढ़िए या 10th में पढ़िए। स्टील और नरम लोहा, जैसे कि कोई भी चुंबक बनाने के लिए 2 चुंबक के बारे में हमेशा पूछता है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो स्टील। और ये वाला चुंबक बनाने के लिए जैसे कौन सा वाला? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील, और विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा। तो ये देखिए, पहले देखिए, इसके पहले देखिए अस्थायी के 100 है पहले, यहाँ पर भी 100 है। तो अस्थायी चुंबक स्टील, अस्थायी चुंबक स्टील, अस्थायी चुंबक स्टील, इस तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद विद्युत चुंबक, तो इसमें कोई नहीं मिल रहा है, तो 2 जब है ही, तो ये अस्थायी चुंबक स्टील में चला गया, तो स्टील से कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। तो उसके बाद नरम लोहा जो बचा वही विद्युत चुंबक के लिए हो जाएगा। तो ये वाला तो आराम से याद हो गया, अस्थायी चुंबक के लिए स्टील और विद्युत चुंबक के लिए नरम लोहा। तो ये भी याद हो गया और ये भी याद हो गया, दोनों याद हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, तो अपने मन में सोचिए तब तक। 220 वोल्ट डिस्क धारा, ये नहीं होगा। डीसी हो गया तो नहीं होगा, हमारे घरों में जो आता है वो एसी आता है। 12 वोल्ट डिस्क धारा यानी कि डीसी, ये भी नहीं होगा। डीसी बैटरी से निकलता है। चलिए आगे देखते हैं सी नंबर। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, हाँ 220 वोल्ट एसी, यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है बहुत अधिक, दूसरा है बहुत कम, तीसरा है 3 एम्पियर, चौथा है 4 एम्पियर। तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो यह बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे क्या है? तो आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है वह नियम कौन सा है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। तीसरा ऑप्शन है मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैक्सवेल के यहाँ पर दक्षिण नहीं होगा, दक्षिण भी हो सकता है जैसे मानने को है, या नहीं तो दायां हाथ भी हो जाएगा। तो मैक्सवेल का दायां हाथ हस्त का नियम, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और 20 क्वेश्चन अगले पार्ट में आएगा। या वीडियो को इस तरह से ऊपर की ओर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऊपर की ओर स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ पर पहला पार्ट आ गया होगा, जैसे इसका अगले पार्ट आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।